हाँ तो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? सर हम बहुत बढ़िया। आप बताइए आप कैसे हैं? तो जी मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए आज जो है अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। इस चैप्टर में जो है जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, ये इनकम टैक्स का एक बेसिक टॉपिक्स में से एक माना जाता है। बिना इस चैप्टर को सीखे आप इनकम टैक्स पूरी तरह से कभी भी नहीं सीख सकते। ठीक है जी। हाँ तो ये जो है इनकम टैक्स की एक तरह से नींव है। तो इस चैप्टर में जो है वो हमको ये जानना है कि एक बंदा जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो रेसिडेंट इंडिया का है या नहीं है। सर ये जानना जरूरी क्यों है? तो भैया देखो, ऐसा है, ये जानना जरूरी इसलिए है कि अगर एक बंदा रेसिडेंट बन जाता है इंडिया का, तो उसकी टोटल इनकम, उसकी पूरी की पूरी टोटल इनकम इंडिया में क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाती है। बोले कि सर अगर वो नहीं बन पाएगा तो अगर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं बन पाता है कोई इंडिविजुअल, तो उसकी टोटल पूरी की पूरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। जो उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, अगर वो बंदा रेसिडेंट नहीं बन पाता है, वो कितनी इनकम टैक्सेबल होगी वो अपन कब सीखेंगे? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपन वो पूरी अच्छे से सीख पाएंगे। तो कुल मिला के सार ये निकल के आता है कि अगर एक बंदा इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, तो उसकी पूरी की पूरी होल वर्ल्ड इनकम इंडिया में क्या होगी? टैक्सेबल होगी। बोले सर क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, सही बात कह रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई बंदा इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन पाता या नॉन रेसिडेंट रह जाता है, तो उसकी होल वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। वो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो उससे पहले अपन ये सीखेंगे कि एक बंदा कब रेसिडेंट बनेगा और कब नहीं बनेगा। ठीक है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर जो है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि सर हमको सबसे पहले तो ये सिखा दो कि कोई बंदा रेसिडेंट कब बनता है। मतलब कि हाँ भाई, सबसे पहला टॉपिक यही कहता है, सेक्शन नंबर 6 जिसके बारे में है, सेक्शन नंबर 6(1) सबसेक्शन 1, ये कहता है कि इंडिविजुअल को इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा इफ वी सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो गिवन जो मैं लिखने जा रहा हूं अब बोर्ड पे, उन दो कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा ना, तो वो क्या माना जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। जी हाँ। देखिए वो दो कंडीशन क्या है वो पहले अपन समझते हैं। पहले इसमें आएगी दो बेसिक कंडीशन और फिर आएगी कुछ एडिशनल दो कंडीशंस। ठीक है। जो बेसिक कंडीशंस है वो ही कहती है, मैं लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। बेसिक कंडीशंस, सेक्शन नंबर 6(1) ये कहता है, इंडिविजुअल शैल बी टर्म्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर एक बंदा किसी भी नीचे दी गई दो कंडीशन में से एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो वो क्या माना जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। सर अब कंडीशन क्या है वो बता दो। जी हाँ, देखिए पहली कंडीशन, इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 days or more in previous year। अब देखना ध्यान से, मैं बीच में लगा रहा हूं और बीच में मैं लगा रहा हूं, और एक मिनट इसको जरा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आगे की और कंडीशंस पे अपन लिख पाए। ये देखिए, और जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, इफ अ पर्सन स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more in previous year, एंड ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं एंड और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 365 days
और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। देखना अब ये क्या कंडीशंस क्या कहती है। कंडीशन ये कहती है कि अगर कोई बंदा इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो बंदा क्या माना जाएगा, इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। कंडीशन ये कहती है कि इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी कि जैसे अभी जो ईयर चल रहा है वो असेसमेंट ईयर चल रहा है कौन सा, अगर मैं मानता हूं ये असेसमेंट ईयर चल रहा है 22-23, ठीक है, तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ 21-22, ठीक है। अभी आप अगर इसको प्रीवियस ईयर मानते हैं तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा 23-24, यानी कि इस साल जो इनकम कमाने वाले हैं उसका टैक्स अपन कौन से ईयर में देंगे सर 23-24 में देंगे, यानी वो हमारा क्या है असेसमेंट ईयर है और ये हमारे लिए क्या होगा प्रीवियस ईयर होगा। तो सर कुल मिला के बात यह है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस ये होता है कि जिस ईयर में इनकम कमाई जाती है उसको प्रीवियस ईयर कहा जाता है और जिसमें इस इनकम पे टैक्स पे किया जाता है उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, यही इसका बेसिक मेन डिफरेंस है, क्या कि जिस ईयर में टैक्स पे किया जाता है उसको तो असेसमेंट ईयर कहा जाता है और जिस ईयर में इनकम कमाई गई है जिस पे टैक्स पे किया जाएगा, जिस ईयर में वो इनकम कमाई जाएगी उस ईयर को प्रीवियस ईयर कहा जाता है। तो मानते हैं कि इफ अ पर्सन कोई बंदा प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा हो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हो कहां पे इंडिया में, तो उसको क्या मान लिया जाएगा इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा, क्योंकि यहां अगर वो रह गया तो यानी कि उसकी पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और मुझे इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो वो क्या बन जाएगा इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि भैया देखो ऐसा है कि अगर कोई बंदा प्रीवियस ईयर में तो कितने दिन रहा हो 60 डेज या उससे ज्यादा रहा हो और उसके साथ साथ उससे जस्ट पहले वाले 4 साल में कुल मिला के कितने दिन रहा हो 365 दिन 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो तो भी उसको क्या मान लिया जाएगा इंडिया का रेसिडेंट मान लिया जाएगा। तो सर कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई भी बंदा इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो इंडिया का रेसिडेंट माना जाता है। जी हाँ जी, यही मेन बात है। सर अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो मतलब भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, तो तेरे को तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कोई सी भी कर। बोले कि ठीक है सर अब समझ आ गई बात, ठीक है तो चलो दोनों में से एक कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी तो हम क्या बन गए इंडिया के रेसिडेंट बन गए। सर अब एक एग्जाम्पल से इसको समझा दोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं लगा ठीक है भाई एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार इसको यहीं रखता हूं और एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। अच्छा इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दूं ताकि अपने पास स्पेस आ जाए। स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more in previous year and 365 days in last 4 previous years। ठीक है तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बंदा है मिस्टर एक्स, क्या नाम है मिस्टर एक्स, जी हाँ मिस्टर एक्स, ठीक है। इस बंदे ने, ये बंदा जो है ये इंग्लैंड से है वो मानते हैं, ये इंडिया विजिट करता है, क्या आता है ये इंडिया आता है कभी कभार, ठीक है किसी भी पर्पज से आता है, एक बार वो छोड़ते हैं कि ये इंडिया आता है और इंडिया में 2022-23 2022-23 में अपन असेसमेंट ईयर की बात करेंगे जो अपना लगेगा इस बार 23-24, ठीक है ना। जो 23-24 असेसमेंट ईयर अपना रहेगा, पेपर जो रहेगा सी इंटरमीडिएट का, ठीक है, या फिर बीकॉम का भी तो असेसमेंट ईयर ये रहेगा, ठीक है।
तो मैं बात करता हूँ 22 और 23 में ये इंडिया विजिट करता है। और ये कब आता है, ये मानते हैं ये आता है 1 जून को। किसी तारीख को आता है? 1 जून को इंडिया आता है, ठीक है। और ये वापस इंडिया छोड़कर चला जाता है 1 फरवरी को। कब जाता है? 1 फरवरी को वापस चला जाता है। तो सर बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मिस्टर एक्स इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा क्या? प्रीवियस ईयर 2022 और 2023 का डेटा देखते हुए आप मुझे बताओ कि जब असेसमेंट ईयर में इसकी कैलकुलेशन की जाएगी तो क्या हमारा मिस्टर एक्स इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा क्या? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो वो बंदा इंडिया का रेसिडेंट माना जाता है। तो पहले जरा देखेंगे क्या ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। जरा चेक करें कि पहली कंडीशन कहती है कि इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। जरा चेक करो क्या इसमें सेटिस्फाई हो रही है क्या। डेज गिनेंगे, जून में कितने डेज होते हैं? 1 मिनट में कैलकुलेटर लाया। हाँ जी, हाँ जी, तो जून में कितने डेज हुए वो गिनते हैं फटाफट से। जून में कितने डेज होते हैं जल्दी बताओ, उन सबको कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। तो जून के हो गए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 डेज, ठीक है। 30 डेज प्लस जुलाई के 31 डेज, ठीक है। अगस्त के भी 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर के 31 डेज और जनवरी के भी 31 डेज, ठीक है। पूरा 1 फरवरी आ चुका है। अब इनको जरा जोड़ते हैं, 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 कितना हो गया? 245 डेज हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 245 डेज टोटल हमारे बैठ जाते हैं। क्या ये 182 डेज से ज्यादा हुए या नहीं? सर हो गए ना। तो ये बंदा क्या माना जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा, बिकॉज ही सेटिस्फाइंग द बेसिक कंडीशन नंबर 1 दैट द मिस्टर एक्स स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 22-23। दैट्स व्हाई he will be termed as resident of India in assessment year 23-24। यानी कि ये बंदा जो है मिस्टर एक्स 22-23 में 245 डेज रहा है, यानी कि 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है। कब? प्रीवियस ईयर में। तो इस साल ये क्या, इस असेसमेंट ईयर में क्या माना जाएगा? इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। जी हाँ सर, अब समझ आ गया। चलो चलो भाई, तो रेसिडेंट बन गया जी, बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक और केस स्टडी की। दूसरा केस लेते हैं, चलिए जी। अब क्वेश्चन ये है कि मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स इंडिया आता है 2022 में, यानी 22-23 ईयर वाला चल रहा है। मिस्टर एक्स इंडिया आता है कब? 1 मार्च को। 1 मार्च तो सॉरी गलत ले लिया, इसको कर देते हैं अपन 1 दिसंबर को आता है। और ये यहां से 1 फरवरी को चला जाता है, ठीक है ना। 1 दिसंबर आता है और 1 फरवरी को चला जाता है। और उससे पहले वाले जो ईयर्स है 2021, 20 और 2019 और 2000, यानी 21, 22, 21, 19, 20 और 2018, 19, इसके डेज दे रखे हमको। 100 डेज यहाँ पर विजिट करता है, 100 डेज 2020 में रहा था और 100 डेज 2019 में और 2018 में भी 100 डेज रहा था। बताओ क्या मिस्टर एक्स इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा क्या? अगर ये डेटा तुमको दे रखा है तो असेसमेंट ईयर जो 23-24 रहेगा, क्या इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा क्या मिस्टर एक्स? तो चेक करेंगे सर। कंडीशन कहती है
इफ अ पर्सन सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ही विल बी टर्म्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली कंडीशन कहती है कि इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर देन ही विल बी टर्म्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जरा देखें क्या ऐसा हो रहा है। 22 से 23 में 1 दिसंबर को आया था और 1 फरवरी को गया। दिसंबर के 31 डेज और जनवरी के भी 31 डेज, तो टोटल हो रहे 62। सर ये तो 62 डेज ही हुए, तो यानी कि ये तो सर रेसिडेंट नहीं हुआ। अरे भाई रुक, दूसरी कंडीशन भी तो है। तो दूसरी कंडीशन तो ये कहती है कि इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, तो जस्ट पहला वाला साल तो यही है हमारा, प्रीवियस ईयर तो यही है हमारा। इसमें क्या ये 1 दिसंबर से 1 फरवरी तक, 1 दिसंबर से 1 फरवरी तक 60 डेज होते हैं? सर 62 हो रहे हैं। तो चलो सर ये कंडीशन तो हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो दूसरी इसके साथ साथ यहां पर एंड लगा हुआ है जो कि ये कहता है कि इससे जस्ट पहले वाले 4 साल जाओ और उसमें चेक करो क्या उसका टोटल स्टे इन इंडिया का 365 डेज या उससे ज्यादा बैठता है क्या। तो जरा चेक करें उससे पहले वाले 4 साल, 21, 20, 19 और 18। हाँ सर, इसको टोटल करें तो ये हमारा कितना आता है, 400 डेज, जो कि क्या है, 365 डेज से ज्यादा है। तो सर ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताओ क्या ये इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा क्या? जी हाँ सर, ये इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन जो है, बेसिक कंडीशन नंबर सेकंड, सेटिस्फाई कर रहा है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा रहा है और उस प्रीवियस ईयर से भी पहले वाले 4 साल में 365 दिन और उससे ज्यादा रहा है, तो ये इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। चलिए जी, बात समझ आ गई यहां तक? तो अब जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि अभी अपन ने पहले तो ये पढ़ा कि इंडिया में अगर कोई भी बंदा इंडिविजुअल ये 2 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो इंडिया का क्या माना जाता है, रेसिडेंट माना जाएगा। अदरवाइज वो क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। कंडीशन क्या थी कि इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, या फिर और था बीच में कि इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर जस्ट प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। यानी कि इस प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले जो 4 प्रीवियस ईयर है उसमें कितने दिन, 365 दिन या उससे ज्यादा। तो इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है कोई भी इंडिविजुअल, तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट माना जाता है। चलो अब बात यहां आती है सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 6 की, कि अगर एक बंदा रेसिडेंट तो बन गया, रेसिडेंट बनने के बाद हम आगे चलते हैं और चेक करते हैं कुछ एडिशनल कंडीशन जो ये कहती है कि भैया देखो, रेसिडेंट बनने के बाद हमको एक चीज और चेक करनी है कि वो रेसिडेंट तो बना मगर वो ऑर्डिनली रेसिडेंट बना या नॉन ऑर्डिनली रेसिडेंट बना। सर अब ये क्या चक्कर है, रुकिए सब्र करिए, समझाएंगे सब धीरे धीरे। देखो एडिशनल कंडीशन ये कहती है कि अगर, अभी बहुत ध्यान से समझना, इसमें तो क्या था, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करने पे आप रेसिडेंट बन जाते हो। अब कहा गया है कि अगर आप रेसिडेंट बनने के बाद कोई इंडिविजुअल ये दोनों की दोनों कंडीशन जो अब मैं लिखने जा रहा हूं एडिशनल कंडीशन, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा, यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, और अगर सर दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो अदरवाइज वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर अब जल्दी से बता दो कि वो 2 एडिशनल कंडीशन क्या क्या है। तो भैया देखो ऐसा है कि पहली एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 ये कहती है कि इफ अ पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर,
कौन से प्रीवियस ईयर अभी समझते हैं। रेसिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। और यहां पे मैं लगाऊंगा एंड, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। स्टे इन इंडिया फॉर 730 days or more in last 7 previous years। देखिए जी, ऐसा है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल रेसिडेंट बनने के बाद, क्या रेसिडेंट बनने के बाद भी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट। बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी रेसिडेंट के साथ साथ क्या माना जाएगा, वो रेसिडेंट तो कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। और सर अगर इन दोनों में से किसी भी एक को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो सर वो रेसिडेंट तो कहलाएगा बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। सिंपल भाषा में बोले तो अगर दोनों सेटिस्फाई करता है तो ROR, और नहीं करेगा तो R बट NOR। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब सर दोनों कंडीशन एक बार समझा दो। देखो ऐसा है, पहली कंडीशन बोलती है कि अगर एक इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर से, जैसे अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है 23-24, है ना, अपना असेसमेंट ईयर लगेगा 23-24, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा अपना, 22-23, 2022 से 23। इस प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल, यानी प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, जो अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है, करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 10 साल में से, क्या करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 10 साल में से अगर कोई भी रेसिडेंट 2 साल क्या रह जाता है, रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 7 साल में वो टोटल इंडिया में कितने दिन रहा हो, 730 डेज रहा हो। कितने दिन, 730 डेज रहा हो, या उससे ज्यादा रहा हो, कब, करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 7 साल में, तो भी वो क्या माना जाएगा, इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। सर एक बार दोबारा ढंग से समझा दो, मैं चलो आराम से समझते हैं इसको। कि देखो एक बंदा अगर इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या बन जाता है, इंडिया का रेसिडेंट बन जाता है। रेसिडेंट बनने के बाद अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, क्या कर देता है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर दोनों कंडीशन ये कहती है कि अगर एक बंदा पिछले 10 सालों में, कौन से 10 साल, करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 10 सालों में 2 साल, किसी भी 2 साल में वो क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। ठीक है, और उसके साथ साथ यानी कि एंड वो करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले 7 सालों में टोटल इंडिया में 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, 730 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, तो भी वो क्या माना जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने का तो क्या माना जाएगा, इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। सर एक बार इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझा दो। हमको कंडीशंस तो याद हो गई कि पहली बेसिक कंडीशन यह कहती है कि इफ अ पर्सन सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन ही विल बी रिगार्डेड इज टर्म्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कंडीशन थी, कि अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक तो ये है। ठीक है, और या फिर इसमें से क्या, इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई इंडिविजुअल, तो क्या माना जाता है, रेसिडेंट। और रेसिडेंट बनने के बाद हम आगे चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6 की सेटिस्फाई करता है तो वो ऑर्डिनरी, अदरवाइज
नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता है। दो कंडीशन एडिशनल ये कहती है कि करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 10 साल में आप चेक करो क्या वो इंडिविजुअल 2 साल किसी भी पहले वाले 10 साल में कोई किसी भी 2 साल में वो क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। क्या रहा है? अगर हाँ, और उसके साथ साथ यानी कि दूसरी कंडीशन भी है क्या कि उससे करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 7 प्रीवियस ईयर में वो 730 डेज 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशन उस बेसिक कंडीशन के साथ सेटिस्फाई हो जाती है तो बंदा रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। तो सर एक एग्जाम्पल से आप समझा दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। चलिए जी, तो अब एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा लेता हूं, वही अपना फेवरेट मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है इंडिया विजिट करता है 2022-23 में, और ये आता है 1 मई को, 1 मई को आता है और 31 दिसंबर को इंडिया से चला जाता है। कब आता है? 1 मई को आता है और 31 दिसंबर को इंडिया से चला जाता है। चलो जी, अच्छा, फिर उससे पहले वाले 2021, 2019, 2020 और 2019, 2018, 2017 और 2016। अच्छा, 2015 भी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एक और ले लो। इन सब का डेटा अपने को दे रखा है कि वो उसका स्टे इंडिया का टाइम पीरियड दे रखा है, डेज दे रखे हैं कि 2021 में भी वो 100 डेज रहा था, मानते हैं। इसमें भी वो 100 डेज रहा था, इसमें भी 100 डेज रहा था, इसमें भी 100 डेज रहा था, और यहाँ पर वो 50 डेज रहा था, यहाँ पर 50 डेज, और यहाँ पर भी 50 डेज, और यहाँ पर वो मानते हैं 100 डेज रहा था। ठीक है, ये अपना एक एग्जाम्पल बन गया है कि ये पिछले कितने साल के दे रखे हैं डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, पिछले 8 प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं डेटा। ठीक है, और ये अपने को जस्ट प्रीवियस ईयर का, करंट प्रीवियस ईयर का डेटा दे रखा है, इसको बोलते हैं, देख लीजिए, करंट प्रीवियस ईयर। अपने को असेसमेंट ईयर 2023 से 24 का क्या निकालना है, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। क्वेश्चन ये है। तो चलिए जी, बेसिक कंडीशंस सबसे पहले चेक करी जाएगी कि ये बंदा रेसिडेंट बना है या नॉन रेसिडेंट बना है। अगर रेसिडेंट बनेगा तो आगे की एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो रेसिडेंट ही नहीं बना तो आगे की एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो पहले चेक करते हैं कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट चेक करने के लिए पहली बेसिक कंडीशन कहती है, इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन इंडिया इन करंट प्रीवियस ईयर। तो जरा देखते हैं वो रहा क्या। 1 मई से 31 दिसंबर कितने डेज होते हैं? मई में कितने डेज हुए? 31 डेज, 31 प्लस जून के 30 डेज, जुलाई 31, अगस्त के भी 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, और नवंबर के 30 और दिसंबर के 31 डेज। इनको सबको ऐड कर लेंगे, 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30, 30 प्लस 30, इसके भी कितने हो रहे हैं? ये 245 डेज हो रहे हैं। चलो जी, कोइंसिडेंट है कि भी पिछली बार भी इतने हो रहे थे। तो कितने डेज हो रहे हैं? 245 डेज हो गए हैं। कितने? 245 डेज हो रहे हैं। यानी
पहली बेसिक कंडीशन ये कहती थी इफ अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन इंडिया, तो भैया यहाँ तो ये 182 दिन से ज्यादा रह रहा है, तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो क्या बन गया है, रेसिडेंट बन गया है। क्या दूसरी बेसिक कंडीशन चेक करें? सर वो चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको बेसिक कंडीशन तो ये कहती है कि अगर दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है कोई इंडिविजुअल, तो वो रेसिडेंट बन जाता है। तो भैया सर ये रेसिडेंट तो बन गया, चलो जी रेसिडेंट तो बन गया, यानी अब क्या हमको चेक करने की जरूरत है? सर सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 6 की 2 एडिशनल कंडीशन। सर क्यों? क्योंकि रेसिडेंट बनने के बाद हम ये चेक करते हैं कि सर वो बंदा रेसिडेंट तो बना मगर वो ऑर्डिनरी बना या फिर नॉन ऑर्डिनरी बना। तो सर उसके लिए बेसिक एडिशनल कंडीशन नंबर 1 कहती है चेक करो कि जो हमारा इंडिविजुअल है वो उससे जस्ट करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 10 प्रीवियस ईयर में क्या रहा हो, 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। तो सर जरा चेक करें कि अगर मैं यहां से चेक करूं 21 से 2021 से करंट प्रीवियस की रेसिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन ये कहती है 182 डेज से तो ज्यादा नहीं रहा 2021 में, नहीं रहा ना, नहीं रहा सर। सर मगर जो बेसिक कंडीशन है चेक करने की, कंडीशन नंबर 2 कि 21 में 60 डेज रहा और 21 से जस्ट पहले वाले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा रहा है, यानी कि 21 में तो ये क्या हो गया है सर, रेसिडेंट हो गया। एक तो 2021 में देखो पहले साल हो गया। सर 2020 में चेक करो, सर यहाँ पर 60 डेज रहा, सर ये ठीक है। उससे जस्ट पहले वाले 4 साल चेक करते हैं सर, ये और ये कितने डेज हो रहे हैं सर, 365 डेज से ज्यादा हो रहे हैं क्या? एक सेकंड सर, एक तो यहाँ पर भी 365 डेज नहीं हो रहे हैं, यहीं 350 हो रहे हैं, तो सर 2021 में भी नहीं रहा। 2020 में देखे चेक करते हैं रहा क्या? सर यहाँ पर भी नहीं रहा। एक सेकंड, 60 डेज से ज्यादा हो गया मगर उससे जस्ट पहले वाले 4 साल 100 200 और 300, सर यहाँ पे भी 300 डेज ही हो रहे, तो ये सर यहाँ पर भी नहीं रहा। तो सर बाकियों में भी नहीं रहेगा, बाकियों में भी वही कैलकुलेशन रहेगी। तो सर इसने तो एडिशनल कंडीशन नंबर 1 ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो सर ये रेसिडेंट तो बना मगर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना, क्योंकि कहते हैं कि अगर दोनों कंडीशन एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करता तो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता, मगर यहाँ पर तो सर इसने एडिशनल कंडीशन नंबर 1 ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए सर हमने इसको रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया है। ठीक है सर, अगर ये डेटा कुछ इस तरह से होता, यहां पर मैं डेटा को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये 200 डेज होते, यहां पे 100 कर लेते हैं। चलो सर अब क्या होगा? सर अब वापस से चेक करेंगे इसके बारे में, तो वो ये है कि 2021 में 100 डेज यानी सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो इन 4 साल का देखें तो इस साल के लिए तो सर हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है सेकेंड बेसिक कंडीशन, यानी कि 2021 में रेसिडेंट बन जाएगा। सर 2020 में तो यहाँ पर तो वैसे ही 200 डेज है, यानी बेसिक कंडीशन नंबर 1 जो है पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, सर यहाँ पर हो रही है वो सेटिस्फाई, तो ये 2020 में तो वैसे ही रेसिडेंट बन जाएगा। सर रेसिडेंट तो बन रहा है पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल में, तो सर ये रेसिडेंट माना जाएगा, और यानी कि उसके 2021 और 2020 दोनों में रेसिडेंट माना जाएगा। सर ठीक है, यानी कि पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल देखने तो सर पहले 2 साल में दिख गया, हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल कंडीशन नंबर 2 कहती है इसके साथ साथ लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में चेक करो वो कितने डेज रहा हो, 730 डेज इंडिया में था क्या? तो जरा चेक करें, ये पूरे 7 साल यहां तक होते हैं, यहां तक 730 डेज आ रहे हैं क्या? 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50 और प्लस 50, सर 750 डेज आ रहे हैं,
सर 750 डेज आ रहे हैं, यानी एडिशनल कंडीशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई हो रही है और 1 भी हो रही है। तो इफ अ पर्सन सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन देन ही विल बी टर्म्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सर मिस्टर एक्स क्या माना जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। सर अब बात समझ आ गई? पक्का बात समझ आ गई? हाँ सर आ गई। तो चलो सिंपल सा एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं कि सर रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि एक बंदा किसी भी एक कंडीशन को, बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट बन जाता है। और बेसिक कंडीशन ये कहती है कि अ पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज इन करंट प्रीवियस ईयर। चेक करेंगे सर, अगर हाँ तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, अगर ये नहीं तो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करते हैं कि अ पर्सन स्टेज इन इंडिया 60 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 days or more in last 4 previous year just preceding the current previous year। करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है क्या? अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर वो क्या बन गया? रेसिडेंट। अगर नहीं तो वो नॉन रेसिडेंट। अच्छा, रेसिडेंट बन जाने के बाद हम आगे चेक करते हैं कि एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 की कि अ पर्सन वाज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 प्रीवियस ईयर, किसी भी 2 साल में वो रेसिडेंट रहा हो, किस में से? आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में से, पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल में वो क्या रहा हो? इंडिया का रेसिडेंट रहा हो। ठीक है, और उसके साथ साथ पिछले 7 प्रीवियस ईयर में से, करंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 7 साल में वो क्या रहा हो? इंडिया में 730 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जो कि हम कब चेक करेंगे? रेसिडेंट बनने के बाद। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो रेसिडेंट तो बनेगा मगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। अगर इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर अब बात समझ आ गई? चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये था अभी अपना सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 1 और सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 6, जो हमको ये बता देता है कि इफ अ पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। चलिए जी, अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हमको ये बताता है कि कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनके लिए हमको सेकंड बेसिक कंडीशन जो थी हमारी वो चेक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग हमको लॉ ने, इनकम टैक्स एक्ट ने ऐसे बताए हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही एप्लीकेबल होगी, सेकंड बेसिक कंडीशन नंबर एप्लीकेबल उनके लिए नहीं है। और वो लोग कौन कौन है? देखिए सुनिए, पहला तो वो इंसान जो कि क्या हो? इंडियन सिटीजन रहा हो, इंडिया का सिटीजन रहा हो और एम्प्लॉयमेंट पर्पस से इंडिया छोड़कर गया हो। कौन? नंबर 1 पर्सन है इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो इंडिया छोड़कर चला गया था, वो जबकि था कौन? इंडिया का सिटीजन था। दूसरा पर्सन वो है जो कि इंडिया का सिटीजन हो या फिर कोई ऐसा बंदा हो जो कि क्या इंडिया के ओरिजिन से बिलोंग करता हो और इंडिया टूरिस्ट पर्पस के लिए आ रहा है। क्या आ रहा है? इंडिया के टूरिस्ट पर्पस के लिए आ रहा है, तो उसके लिए भी नहीं देखी जाएगी। या फिर कौन हो? इंडिया का सिटीजन हो और उसके साथ साथ वो क्या रहा हो? क्रू मेंबर हो। क्रू मेंबर कौन होते हैं? जो कि इंडियन शिप होती है ना, उन पे जो काम करते हैं उसको क्रू मेंबर कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 लोग हैं जिनको सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी नहीं पड़ती। उनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन होती है। कौन सी? स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर वाली। कौन कौन 3 लोग बताए? सर एक तो वो जो कि क्या हो? इंडिया के सिटीजन हो
और जो कि इंडिया छोड़कर चले गए थे प्रीवियस ईयर में फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। देखो क्या क्या वो 3 लोग, मैं फटाफट से नाम लिख देता हूं। जो कि इंडियन सिटीजन हो एंड लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए क्या चले गए हो, इंडिया छोड़कर चले गए हो। ठीक है ना, पहला तो वो है। दूसरा कौन, इंडियन सिटीजन रहे हो और इंडिया, एक सेकेंड, क्रू मेंबर रहे हो। इंडिया सिटीजन के साथ साथ वो क्या रहे हो, क्या हो, क्रू मेंबर हो। कहां पर, ऑन इंडियन शिप के ऊपर, और वो इंडिया आ रहे हो। ठीक है ना। तीसरे, या तो कोई इंडियन सिटीजन हो या फिर ओरिजिन ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हो, उनके फादर ग्रैंडफादर कोई भी क्या करते हो, इंडिया से बिलोंग करते हो और वो वहां पर शिफ्ट हो गए हो। ठीक है, वो लोग, और वो भी क्या कर रहे हो, इंडिया, या फिर उनका काम धंधा भी कहाँ हो, इंडिया से बाहर हो, मगर वो विजिट कर रहे हैं इंडिया, विजिटिंग इंडिया फॉर टूरिस्ट पर्पस के लिए, जैसे, ठीक है ना, इंडिया विजिट कर रहे हो चाहे टूरिस्ट पर्पस के लिए घूमने फिरने आ रहे हो प्रीवियस ईयर में, तो उनके लिए भी क्या, सेकेंड बेसिक कंडीशन को इग्नोर कर दिया जाएगा। इन 3 लोगों के लिए क्या देखी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 देखी जाएगी। अच्छा, जो तीसरा वाला है ना, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडिया फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर टूरिस्ट पर्पस या किसी भी पर्पस के लिए, तो उसके लिए एक लिमिट है। अगर उसकी फॉरेन सोर्स की इनकम क्या हो, अप टू 15 लाख हो, क्या हो, अप टू 15 लाख रुपीज होगी ना, तो ही ऐसा रहा होगा, क्या, फॉरेन सोर्स इनकम। अब सर अगर ये फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई तो भैया ऐसा है, उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन भी चेक करी जाएगी। और सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करी जाएगी जहां पर 60 डेज की जगह क्या हो जाएगा, 120 डेज कर दिया जाएगा। अब सर ये क्या चक्कर है, तो ऐसा है, ये वाला टॉपिक अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा अच्छे से जितना भी आज अपन ने पढ़ा वो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपन कल लाने वाले हैं इसी टॉपिक के जस्ट आगे वाले पार्ट की, जो ये कि ये 3 थर्ड वाला पर्सन जो है अगर इसकी फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ऊपर हो जाती है तो क्या केस रहेगा, वो अपन कल सीखेंगे। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू, अपन कल मिलते हैं।